हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 जिसके लिए आज हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। तो ये पेपर आपका जो प्रीवियस ईयर का है 2023 का ऑफलाइन पेपर है। तो आज हम लोग इसमें सीडीपी के टोटल 30 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो पिछले वाले पार्ट पे हम लोग 15 तक हम लोग देख चुके हैं। तो उसके आगे जो रेस्ट आर 15 क्वेश्चन बचा हुआ है हम लोग 16 नंबर से आज देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं 16 नंबर से, थोड़ा इसे हम लोग बड़ा कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से 16 नंबर आपका जो है शुरू हो रहा है। तो 16 नंबर पे आपका है कि बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि। तो बोध आधारित शिक्षण क्या है आपको बताना है। तो ये आपका सिंपल आपका हो जाएगा क्या, ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकता है। तो बोध आधारित शिक्षण क्या होता है कि ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी क्या करता है, तो शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सेकंड नंबर ये तो आपका यहाँ पे देखिए शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होता है। जैसे यहाँ पे निष्क्रिय है ये तो ऑटोमेटिक आपका गलत ही हो गया। तो उसके बाद देखिए जिन्हें एक नंबर पे क्या था, जिन्हें मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता, जबकि उसके बिना भी हम लोग पूरा कर सकते, इसलिए ये भी निगेटिव हो रहा है, ये भी गलत हो जाता। उसके बाद 4 नंबर भी आपका नहीं होता ऑप्शन, शिक्षार्थी कम जानते हैं। इस तरह का यहाँ से ही आपका जो है ऑप्शन जो है 4 नंबर, शिक्षार्थी कम जानते हैं, इस तरह से ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता। इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर 3 को ही टिक करेंगे। ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है। तो जटिल समस्याओं से जूझ रहा है कौन, अमन। तो समस्या समाधान जो स्किल होता है उस स्किल को डेवलप करने के लिए शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है। ऑप्शन नंबर 1 को हम लोग देखेंगे, उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके। ये तो बहुत हद तक आपका सही जा रहा है। उसके बाद सेकंड देखिए, उसे कहकर कि वह समस्या को सुलझाना छोड़ दे। क्या आप शिक्षक होने के नाते उसे आप ये कहेंगे कि वह समस्या को सुलझाना छोड़ दे, ये तो गलत है, ये तो ऐसा तो कह नहीं सकते। उसे प्रयोग करके और जोखिम लेने के लिए हतोत्साहित करके, ये भी आपका तो निगेटिव है। उसे उत्तर प्रदान करके, ये भी नहीं होगा। बट आपका ऑप्शन नंबर 1 देखिए सबसे सटीक और पॉजिटिव है, उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके हम लोग बोल सकते हैं, ताकि वह बच्चा अपना जो समस्या को जो सुलझा सके। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण डैश पर केंद्रित होता है। तो माध्यमिक कक्षाओं में जो है अधिगम के लिए एक अनुकूल जो कक्षा का जो वातावरण होता है वह किस पर केंद्रित होता है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सहकारी अधिगम पर वह क्या होता है, पूरा तरह से केंद्रित होता है। तो ऑप्शन नंबर 1-2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट तो होगा नहीं, देखिए सजा और शर्मिंदगी के डर है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। प्रतिस्पर्धा वाली बात है, ये तो ऑटोमेटिक निगेटिव हो जाएगा। अनुबंधन और पुनर्बलन है, ये भी नहीं होगा। बट आपका 2 नंबर सबसे ज़्यादा सटीक और पॉजिटिव है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 को आप लोग टिक करेंगे। लेव वागत्स्की का मानना था कि विकास, तो लेव वागत्स्की के अनुसार विकास क्या होता है आपको बताना है। तो इसके अनुसार विकास आपका जो है ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। लेव वागत्स्की का मानना था कि बच्चों में जो विकास होता है वह जो है अपने समाज में अपने से बड़े और जानकार व्यक्ति से ही अपना जो है ज्ञान का निर्माण करते हैं, यानी कि सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद देखिए पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं, तो आपको बताना है कि पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं क्या है। फर्स्ट है, दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती है। उदाहरण देकर समझाती है कि बच्चे का मन लघु वयस्क मन होता है। ये तो देखिए होगा नहीं, बिल्कुल निगेटिव हो गया, क्योंकि बच्चे का मन जो है लघु वयस्क मन होता है, ये तो गलत ही हो जाएगा। बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर करता है, क्या बच्चे जो होते हैं सिर्फ जो है जेनेटिक कोड पर ही निर्भर करता, ये गलत हो जाएगा। बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्न का प्रतिनिधित्व करते, ये आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों के विकास का जो सार्वभौमिक पैटर्न का जो है क्या करता, प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन नंबर 4 को आप लोग टिक करेंगे।
उसके बाद है आगे आपका 21 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है। तो आपको बताना है कि कौन सी पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है, आपको बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर आप लोग जो है फर्स्ट को देखिए, वह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देता है। वह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान नहीं रखता है। ये तो होगा ही नहीं, व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि नहीं रखा जाता, इसलिए ये गलत हो जाएगा। वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका को ध्यान नहीं रखता, ये भी निगेटिव, ये भी गलत हो जाएगा। वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है, तो ये भी आपका जो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है, तो यह ऑप्शन नंबर 4 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। तो ऑप्शन नंबर 4 को आप लोग टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अभिकथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। अभिकथन में बोला जा रहा है प्रत्येक वर्ष लता जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है, उनके क्षेत्र में करियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। ठीक, कारण देखिए क्या है, लैंगिक यानी कि जेंडर अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो है अभिकथन आपका जो है बिल्कुल ही सही है, लेकिन यहाँ पे कारण जो आपका बिल्कुल ही गलत है। तो इस तरह से आपका अभिकथन सही हो जाएगा, कारण गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी क्या होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रगतिशील कक्षा क्या होता है, तो आप लोग का जो है दिमाग में बिल्कुल ये क्वेश्चन जो है आ गया होगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी क्या होते हैं, अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं, बिल्कुल गलत बात है। अधिक प्रश्न पूछते हैं, शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, ये भी सही हो जाएगा। स्वयं से प्रश्न पूछते हैं, ये भी बात सही हो जाएगा। तो एक प्रगतिशील कक्ष में जो है शिक्षक बच्चे क्या करते हैं, शिक्षक से भी प्रश्न पूछते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि BCD आपका राइट आंसर हो जाएगा, सिर्फ एक आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को डैश कहा जाता है और इन्हें डैश सीखा जाता है। तो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को जेंडर भूमिकाएं कहा जाता है और इन्हें बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी सीखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग टिक करेंगे। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है, बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 को आप लोग देखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 पे है कि बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता और सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुबुद्धि यानी कि बुद्धि जो है बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया। तो जैसे ही हम लोग देखें कि बुद्धि वाली बात है, तो बुद्धि से रिलेटेड जो अवधारणा दिया है वह तो कौन दिया, हार्वर्ड गार्डनर साहब दिया। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 ही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहेलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिल्गन द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर 1 को देखिए, नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई। तो लॉरेंस कोहेलबर्ग का सिद्धांत का जो है आलोचना जो कैरल गिल्गन के जो द्वारा किया गया, तो वह क्यों किया गया था, नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी। तो एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। तो यहाँ पे कौन सा रणनीति आपका सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा, आपको बताना है।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 को आप लोग देखिए, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। तो ये आपका सबसे राइट आंसर हो जाएगा। तो विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अभिकथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, शिक्षार्थियों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए शिक्षार्थियों को अपने स्वयं की संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद कारण देखिए क्या है, उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करता। ये तो पूरी तरह से आपका गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सही यहाँ तक लिखा गया, उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, यहाँ तक सही है, लेकिन जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करता, ये बात यहाँ पे गलत हो गया। तो इसीलिए आपका जो है कारण आपका जो है गलत हो रहा है और अभिकथन आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक। तो अधिगम की सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी जो है बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक। तो यदि शिक्षक क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 को हम लोग देखते हैं, पहले अवधारणा को उसके प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करें और फिर उसे भौतिक रूप पे आए। सेकंड में है, पहले उस पर चर्चा करें कि जिसके बारे में विद्यार्थी को नहीं पता है और फिर उस पर आए जो विद्यार्थी पहले से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, पहले अवधारणाओं संपूर्ण रूप से परिचय दे, पहले अवधारणाओं का संपूर्ण रूप से परिचय दे और फिर उसकी बारीकी पर आए। ये आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। तो टोटल हम लोग 30 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो अगले पार्ट पे फिर हम लोग अगले सेट प्रैक्टिस देखेंगे। तो अभी तक आप लोग यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।